नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विदेशी विनिमय बाजार की कार्यप्रणाली के बारे में कि विदेशी विनिमय बाजार किस प्रकार ऑपरेटिंग होता है। ऑपरेटिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार की कार्यप्रणाली के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी करेंसी के लेन देन के सौदों के निस्तांतरण में सामान्यतः 2 दिन दिए जाते हैं। ये जो विदेशी विनिमय होता है, हमने इससे पहले के जो वीडियो में कार्य पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे विदेशी विनिमय बाजार की कार्य प्रणाली। तो विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी करेंसी के लेन देन के सौदों के निस्तांतरण में सामान्यतः सेटलमेंट में सामान्यतः 2 दिन दिए जाते हैं। इस अवधि में क्रेता और विक्रेता अपने सौदों का निपटारा करता है। इस प्रकार के सौदों को हम तैयार सौदा, स्पॉट ट्रांजैक्शन कहते हैं, तथा जिस विनिमय दर एक्सचेंज रेट पर ये सौदे निस्तारित होते हैं उसे हम तैयार दर, स्पॉट रेट कहते हैं। यदि एक अमेरिकन डॉलर 2 रुपया इंडियन करेंसी है और डॉलर अमेरिकी करेंसी है, तो विनिमय दर हो जाएगी $1 बराबर 2 रुपये के बराबर। ये हो जाएगी विनिमय दर। अर्थात 1 रुपया आधे डॉलर या 50 सेंट के बराबर होता है। सेंट डॉलर आधे, मतलब डॉलर को डिवीजन करते हैं उसको सेंट बोलते हैं, जिस प्रकार रुपये को डिवीजन करते हैं उसको पैसा बोलते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 1 रुपये बराबर 0.50 सेंट या आधा डॉलर बराबर 1 रुपये, ये कहलाएगी आपकी विनिमय दर भारत और अमेरिका के बीच में। तैयार सौदों के अतिरिक्त वायदा सौदे, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी किए जाते हैं। वायदा सौदे का अर्थ आज एक समझौता किया गया है जिसके अंतर्गत विदेशी करेंसी की एक निर्धारित मात्रा का सौदा क्रय या विक्रय करने का किसी निश्चित अग्रिम विदेशी विनिमय दर पर एक निश्चित समय पर होता है। वापिस दोहराना चाहूँगा, तैयार सौदों के अतिरिक्त वायदा सौदे भी किए जाते हैं। वायदा सौदे का अर्थ आज एक समझौता किया गया जिसके अंतर्गत विदेशी करेंसी की एक निश्चित मात्रा का सौदा क्रय या विक्रय करने का किसी निश्चित अग्रिम विनिमय दर पर एक निश्चित समय पर क्रय या विक्रय करना होता है। उदाहरणतः कोई व्यापारी आज की तारीख में $100 का सौदा 3 महीनों के लिए वायदा दर $1 बराबर 2.02 रुपये करता है। यह ध्यान देने की बात है यहाँ पर अब कि आज के समझौते के अनुसार व्यापारी को करेंसी का तत्काल भुगतान नहीं करना है। 3 महीने का उसके पास टाइम होता है। 3 महीने के समाप्ति पर क्रेता या विक्रेता को $100 स्वीकृत विनिमय दर थी $1 बराबर 2.02 रुपया पर प्राप्त हो जाएंगे। चाहे उस दिन तैयार विनिमय दर कुछ भी हो, यह चाहे 2.0 से अधिक हो या कम हो, लेकिन उनके बीच में एक प्रॉमिस हुआ, एक वादा हुआ, उस वादे पर वह उसको मिल जाएगी। ये कहलाता है आपका वायदा सौदा। वायदा बाजार में अधिकांश सौदे 3 माह के होते हैं। यद्यपि 6 माह और 1 वर्ष के भी होते हैं, लेकिन जितनी अधिक लंबी अवधि होगी उतनी अधिक अनिश्चितता बढ़ जाती है, क्योंकि नुकसान और प्रॉफिट होने लग जाते हैं। अतः मतलब जितना कम ज़्यादा अवधि होगी, अनिश्चितता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वायदा सौदा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि क्रेता और विक्रेता को विनिमय दर के उतार चढ़ाव से कुछ राहत मिल जाती है और उसके द्वारा किए गए सौदों के बारे में आवश्यक विदेशी करेंसी की देनदारी या लेन देन के बारे में निश्चित जानकारी होती है।
ये इसका कुछ फायदा है। तो 3 प्रकार के हमने यहाँ पर सौदों के बारे में आपको अध्ययन किया, बताया कि क्या होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, किस प्रकार विदेशी विनिमय बाजार कार्य प्रणाली है। यहाँ पर हमने आपको बताया एक तो होता है तैयार सौदा, स्पॉट ट्रांजैक्शन जिसको हमने इसका नाम दिया। दूसरा आता तैयार दर, स्पॉट्स रेट होती है। एक होती है एक्सचेंज रेट, विनिमय दर के बारे में बताया। और एक होता है वायदा सौदा, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन के बारे में बताइए। 4 चीज़ों के बारे में हमने अभी आपको वीडियो में बताया कि क्या होता है। अब हम अध्ययन करेंगे विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार का होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी करेंसी की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। विदेशी करेंसी की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। ऊपर जैसे कि हमने बताया था वीडियो में कि किसी भी देश की करेंसी की मांग मुख्यतः आयातकों, पर्यटकों, विनियोगकर्ताओं आदि द्वारा तो इसकी डिमांड की जाती है और पूर्ति अन्य लोगों द्वारा की जाती है। विदेशी करेंसी की मांग और विनिमय दर के बीच में उल्टा संबंध पाया जाता है। जब विदेशी विनिमय दर में कमी होती है तो विदेशी करेंसी की मांग में वृद्धि होती है। अब जब दर में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होती है। वापस दोहराते हैं, मांग व दर में विपरीत संबंध होने का प्रमुख कारण यह है कि विदेशी विनिमय दर ऊंची या अधिक होने के कारण आयात वस्तुएं महंगी हो जाती है, जिससे उनकी मांग में कमी आ जाती है। फलतः आयातों को भुगतान करने के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय की मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। इसके विपरीत ले लीजिए। अब इसके विपरीत विनिमय दर में कमी होने पर आयात सस्ते होने से इनकी मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा अधिक आयातों का भुगतान करने के लिए अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय की मांग की जाती है। इस प्रकार विनिमय दर और विनिमय मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। हमने स्क्रीन पे एक रेखा चित्र बना रखा है। ये रेखा चित्र इसको देख लीजिए। इसके द्वारा भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है विनिमय दर के बारे में। इस चित्र में हमने डीएस और डीएस के रूप में इसको डिमांड दिखाया गया है, एस के रूप में इसको हमने इसको पूर्ति दिखाई गई है। और ये भारत में अमेरिका डॉलर की मांग है। डीएस डॉलर और रुपये के बारे में इस चित्र को हमने बता रखा है। नीचे लिखा क्या है, भारत में डॉलर की मांग व पूर्ति तथा विनिमय। विदेशी करेंसी की पूर्तिकर्ता भारत में अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। निर्यातक से हम डॉलर प्राप्त करते हैं, पर्यटक, विदेशी विनियोगकर्ता, पर्यटक जो विदेशी हमारे यहाँ घूमने आते हैं वो पर्यटकों की बात हो रही है। यहाँ से वहाँ जाएंगे वो तो डॉलर खर्च करेंगे, वो हमें डॉलर देंगे। इन स्रोतों से प्राप्त विदेशी करेंसी और विनिमय दर के बीच सामान्यतः सीधा तथा धनात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि ऊंची विनिमय दर पर निर्यातकों को अधिक करेंसी प्राप्त होती है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि निर्यातकों की विदेशी मांग की लोच कैसी है। यदि देश के निर्यात की विदेशी मांग की लोच एक है तो विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र लंबवत बिल्कुल वर्टिकलर होगा, और यदि एक से कम है तो पूर्ति वक्र पीछे की ओर झुका हुआ ऋणात्मक ढाल होगा, और अगर लोच एक से अधिक होने पर पूर्ति वक्र बाईं ओर से दाईं ओर धनात्मक होगा। तो इस चित्र के द्वारा ही सब कुछ का निर्धारण करना पड़ता है। रेखा चित्र में जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, भारत में अमेरिकी डॉलर की मांग व पूर्ति क्षैतिज अंश और विनिमय दर को लंबवत अक्ष पर दिखा रही है। लचीली विनिमय दर के अंतर्गत संतुलित विनिमय दर R=2 पर, जहाँ पर चित्र में दिखा रखी है, जहाँ पर मांग और पूर्ति $40 के बराबर ये मिलियन में है दिखा रखा है। हमने इस चित्र में देखिए मिलियन में दिखा रखा है।
यहाँ भारत के डॉलर की मांग को पूर्ति वक्र आपस में ई बिंदु पर काटते हैं। ई बिंदु से ऊपर विनिमय दर 3 या 4 होने पर डॉलर की पूर्ति मांग की तुलना में अधिक है, जिससे विनिमय दर नीचे की ओर आएगी। और इसके विपरीत जब ये ई बिंदु से नीचे होगी तो मांग अधिक व पूर्ति कम होनी चाहिए, ऊपर की ओर चली जाएगी। और संतुलन कहाँ पर होगा? ई बिंदु पर, जहाँ पर विनिमय दर 2 और 40 डॉलर मिलियन मुद्रा की डॉलर की है आवश्यकता होगी। यदि हम ये मान लें कि भारत में डॉलर का मांग वक्र भारतीय वस्तुओं की मांग वहाँ के निवासियों द्वारा अधिक बढ़ने के कारण ऊपर की ओर खिसककर डॉलर भारत के डॉलर पूर्ति वक्र जी बिंदु पर आ जाता है, तो जी बिंदु पर क्या होगा? या फिर असंतुलन की स्थिति हो जाएगी और विनिमय दर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और डॉलर के संतुलन में पूर्ति 50 मिलियन डॉलर हो जाएगी। जी बिंदु के नीचे में जाएंगे तो 50 डॉलर मिलियन डॉलर है। तब रुपये का क्या होगा? अवमूल्यन होगा, क्योंकि अब $1 के लिए 3 रुपये, पहले 2 रुपये देना पड़ता था, अब कितने देना पड़ रहा है? 3 रुपये। अवमूल्यन का अर्थ विदेशी करेंसी की घरेलू कीमत में वृद्धि होना है। दूसरी ओर यदि भारत का डॉलर के मांग वक्र नीचे की ओर खिसककर पूर्ति वक्र के एच बिंदु पर करता है तो ये अधिमूल्यन कहलाता है मुद्रा का। वो जी पे चला जाएगा, वो कहलाएगा अवमूल्यन। और एच बिंदु पर जो कि स्क्रीन पे दे रखा है वो चला जाएगा, वो कह जाएगा आपका अधिमूल्यन। क्योंकि विनिमय दर तब R बराबर 1 होगी। अब समय डॉलर खरीदने के लिए अब कम रुपए की आवश्यकता होगी। अधिमूल्यन का अर्थ विदेशी करेंसी की घरेलू कीमत में कमी होना या घरेलू मुद्रा का विदेशी करेंसी की तुलना में मूल्य अधिक होना अधिमूल्यन कहलाता है। रुपये का अवमूल्यन का अर्थ डॉलर के अधिमूल्यन से होता है। तो कहने का मतलब हमने यहाँ पर समझा अधिमूल्यन और अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ होता है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो जाना। और अधिमूल्यन का अर्थ होता है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में हमारी मुद्रा का मूल्य ज़्यादा हो जाना। ये कहलाता है आपका अधिमूल्यन। इनका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है आयातों पर और निर्यातों पर। ये किसी भी देश के भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए एक टूल्स के रूप में भी सरकार इनको यूज करती है। और कभी कभी जानबूझकर भी हम लोग रुपये का अवमूल्यन या अधिमूल्यन करते हैं। यदि हम लोगों को निर्यातों को बढ़ाना होगा और आयातों को घटाना तो हम जानबूझ के अवमूल्यन करते हैं। 1991 में हम लोगों ने ऐसी नीति अपनाई। उससे पहले भी समय समय पर हमने हमारी मुद्रा का अवमूल्यन किया। इसके जो इफ़ेक्ट है, इसके जो सिद्धांत है, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार।